माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिर्फी क्लासेस में। रोज़ शाम 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो इस क्लास की जैसे ही फिनिश होगी उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद वो आपकी दूसरी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर कराऊँगी। एक आपकी होम मैनेजमेंट क्लास होगी 10 बजे, और जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके 5 मिनट बाद आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व क्या है इनको। तो हम लोग का इसमें होम मैनेजमेंट में समय चल रहा है और इसके निर्धारक तत्व पढ़ने हैं। अगर इससे पहले क्लासेस आपने ना देखी होम मैनेजमेंट की, आप तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लाइव क्लास रात 10 बजे वाली एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, इस पर जाके आप इससे पहले क्लासेस देख सकते हो। देखिए, समय एक सीमित साधन है, आप सबको पता है, और मानव का प्रत्येक क्षण कैसा है, कीमती है, बहुमूल्य है, और इसका सदुपयोग करके परिवार अपने पूर्व निर्धारित जितने भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और समय व्यवस्थापन के कुछ निर्धारक तत्व हैं, जैसे समय मूल्य, समय मानक, समय क्रम, अतिरिक्त कार्यभार, कार्यवक्र, जीवन चक्र, विश्राम काल। तो इनको पढ़ेंगे आज, करके हम लोग फिनिश करेंगे। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है समय मूल्य। देखिए, समय मूल्य आपको मैं बता दूं, इसे इंग्लिश में टाइम कॉस्ट कहते हैं। आपको सबको पता है कि मानव का प्रत्येक क्षण बहुत ही ज़्यादा कीमती है। किसी के पास तो 5 मिनट भी नहीं होते हैं लाइफ में अपने लिए, क्योंकि वो इतना बिजी रहता है, इतना काम रहता है उसके पास। समय एक सीमित साधन है, एक सीमित है कि 24 घंटे ही है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे का ही समय उपलब्ध है, और ये एक सीमित साधन है, और इस 24 घंटे में से बहुत सारे कार्य करने होते हैं और पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर कार्य को नहीं निपटा पाता तो जीवन में सफल नहीं हो पाता, और इसी कारण समय को अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है। समय कैसा है? अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। गृह प्रबंधक को समय का व्यवस्थापन करना जरूर आना चाहिए। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत समय का आयोजन, समय का अगर व्यवस्थापन कर रहे हैं तो समय का आयोजन, और उसका क्रियान्वयन दोनों सम्मिलित करना चाहिए। इस बात को लिख लीजिएगा। योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला गृह प्रबंधक सभी कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता कि अकेला गृह प्रबंधक सभी कार्यों को कर ले, ऐसा नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों की सहभागिता और सहयोग बहुत जरूरी है। जब परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करेंगे तभी कार्य अच्छी तरह से होगा। समय का आयोजन करते समय, जब समय का हम आयोजन कर रहे हैं तो उसका करते समय हमें व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कार्य का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए, कार्य करने के उपरांत शरीर में हमारी चुस्ती फुर्ती बनी रहे, थकान महसूस ना हो, और न्यूनतम समय में, कम से कम समय में क्या हो, हमारी जो क्रियाएं वो संपन्न हो जाए। जो गृहिणी है यानी गृह प्रबंधक हैं, उनको स्वयं की देखभाल के लिए, विश्राम के लिए, मनोरंजन के लिए, शयन के लिए कुछ समय जरूर इंक्लूड करना चाहिए, निकालना चाहिए, जरूर इसमें ऐड करना चाहिए। आपको बता दें, समय मूल्य में ही क्या हुआ था कि समय व्यवस्थापन पे आपका सन 1950 से 1960 के बीच काफ़ी क्या हुआ, शोध कार्य हुए। और आपके इसको लिख लीजिएगा, शायद क्वेश्चन आ जाए। एलिजा बेथ बी गेड ने 1954 में और एल कॉलेज व रूथ डी डाइलज ने
1956 में अपने कुछ अध्ययन के आधार पर समय व्यवस्थापन के लिए कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अनेक कार्यों की समूह की अपेक्षा लगभग दुगना समय व्यय होता है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भोजन अगर बना रहे हैं, भोजन संबंधी कार्यों में अगर अन्य कार्यों की समूह की अपेक्षा लगभग दुगना समय लगता है। भोजन बनाने में ये बोल रहे हैं कि दुगना समय लगता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सफाई कार्य में अनुमानित भोजन में व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 हिस्सा व्यय होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो सफाई का कार्य है उसमें अनुमानित भोजन पे जो व्यय हो रहा है, व्यय होने वाले समय का कुल 1/3 हिस्सा लगता है सफाई में, जबकि भोजन की तिहाई में कितना 2/3 हिस्सा लगता है। फिर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, तीसरा निष्कर्ष ये निकाला कि घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बरामदा साफ करना, सजावट करना, वस्त्रों की देखभाल करना, इन क्रियाओं पे लगभग बराबर समय लगता है। ये कहते हैं इसमें बराबर समय लगता है। फिर इन्होंने चौथा निष्कर्ष ये निकाला कि परिवार के सदस्यों की देखभाल है, घरेलू सामान के क्रय, रखरखाव, भंडारण, इन कार्यों में काफ़ी समय व्यय होता है। कि अगर परिवार के सदस्य कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, उसकी देखभाल करने में, घरेलू सामान का क्रय करने में, उनको खरीदने में, उसका रखरखाव करने में, उसका भंडारण करने में काफ़ी टाइम बहुत समय वेस्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। परंतु महत्व की दृष्टि से ये क्रियाएं चौथे नंबर पे आती हैं। पर ये सब क्रियाएं महत्व की दृष्टि से ये चौथे नंबर पे आ रही है, इसे चौथे नंबर पे रखा गया है। देखिए, समय व्यय करने से पहले हमें समय योजना जरूर बना लेनी चाहिए। अगर हम समय व्यय कर रहे हैं तो उससे पहले हमें समय योजना बना लेनी चाहिए। योजना में दैनिक होना चाहिए, दैनिक कार्य कौन से, साप्ताहिक कौन से, पाक्षिक कौन से, मौसमी कौन से, वार्षिक हैं, इनको बना लेनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने कार्य को बांट लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, समय का सही सदुपयोग होगा और जो समय का मूल्य है वो सही से चलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, सदुपयोग हो जाएगा। फिर आता है हमारा समय मानक क्या होता है। देखिए, गृहिणी को घर के विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य ना करना पड़े। वस्त्र धोना है, प्रेस करना है, वस्त्रों को तय करके रखना है, संरक्षित करना है, बिस्तर झाड़ना है, समेटना है, ये सब घर की साफ सफाई है, सजावट, ये सब कार्य करने होते हैं। कार्यों को संपन्न करने में एक जैसा समय व्यय नहीं होता कि आप सोचो झाड़ू पोछा करने में उतना ही समय लगेगा, उतना ही आपका खाना बनाने में लगेगा, उतना ही आपका प्रेस, ऐसा नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में अधिक समय व्यय होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में कम समय व्यय होता है। ये तो आप समझते हैं। कपड़े हैं, अगर आपके 5 जोड़ी कपड़े हैं तो जल्दी हो जाएंगे, अगर आपके 20-25 जोड़ी कपड़े तो टाइम लगेगा। तो वही है कि कैसा काम है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारे पास कितना समय व्यय होगा। जैसे खाना बनाने में गृहिणी को अधिक समय लगता है, जबकि एक कमरे में झाड़ू पोछा करने में कम समय लगता है। ये बात सही है, खाना बनाने में ज़्यादा समय लगेगा और झाड़ू पोछा लगाने को कहो तो उसमें कम लगेगा। तो किसी काम के संपादन में कितना व्यय हुआ, इस बात की जानकारी गृहिणी जो होती है, स्त्री जो होती है, उसको होना बहुत जरूरी है। तभी वह पूर्ण कुशलता और निपुणता पूर्वक समय व्यवस्था कर सकती है। अगर वो जाने कि किस कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, समय का व्यवस्थापन कर सकती है, समय का मैनेजमेंट कर सकती है। अब है समय मानक की परिभाषा, लिख लीजिए। समय मानक की परिभाषा शायद क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत करके मत आना, इसलिए मैं बता रही हूँ, लिख लो। समय मानक क्या है, तो समय मानक से अभिप्राय, लिख लो, उस समय से है जो कि एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, जो एक क्रिया को पूर्ण करने में लगता है। तो समय मानक से अभिप्राय उस क्रिया से है, उस समय नहीं, समय मानक से अभिप्राय उस समय से है, समय मानक से अभिप्राय उस समय से, उस टाइम से है जो कोई एक क्रिया को पूरा करने में लगता है।
अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा, एक काम को या एक कोई काम है उसको पूरा करने में कितना समय व्यय होगा, ये निश्चित करना ही क्या है, समय मानक है। यानी कोई काम है, आपको झाड़ू लगाने को दिया गया और खाना बनाने को दिया गया, तो एक आपको देखना कि एक काम करने में यानी खाना बनाने में कितना समय व्यय हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है, समय मानक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि समय मानक क्या है। देखिए, अगर किसी काम को करने में निर्धारित समय से अधिक समय लगता तो काम करने के ढंग में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए और उसे शीघ्र से कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो समय वेस्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा समय, उसको हमें करना चाहिए, घटाना चाहिए। उस जो समय का अधिक व्यय हो रहा है उससे बचना चाहिए। यदि गृहिणी समय मानक बनाती ही नहीं है तो उसे यह जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर आता हमारा समय क्रम क्या होता है। समय क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समय क्रम क्या होता है। समय क्रम का अर्थ होता है जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं। समय क्रम यानी टाइम पैटर्न्स, यानी कि हुआ जो हमारे दैनिक कार्य यानी घरेलू क्रियाएं जो होती हैं उनको क्रम से करना। जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं यानी घरेलू क्रियाएं होती हैं उन्हें क्रम से करना, यानी कार्यों को ऐसे क्रम देना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके और परेशान हुए हो जाए। तो समय क्रम का मतलब समय को क्रम से करना, स्टेप टू स्टेप करना। समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्य जो हमारे यहाँ घरेलू कार्य हैं उनको क्रम से करना। जैसे सुबह नाश्ता बनाना, फिर बच्चों का टिफ़िन देना, जो भी हमने बनाया, जो भी योजना बनाई, क्रम से क्रम करना। ये नहीं एक आगे कर लिया, एक पीछे कर लिया, बैठ गया, ऐसा नहीं। कार्यों को ऐसा क्रम देना कि सभी कार्य निर्धारित समय में बिना थके और परेशान हुए हो जाए, इसे क्या कहेंगे, समय क्रम कहेंगे। समय एक सीमित साधन है, प्रत्येक परिवार को इसी सीमित समय में अनेक कार्य करने पड़ते हैं और कुछ कार्य भारी प्रकृति के होते हैं, कुछ हमारे हल्की प्रकृति के होते हैं। कुछ में शारीरिक श्रम अधिक होता है, कुछ में मानसिक श्रम ज़्यादा लगता है, ये भी होता है। देखिए, एक कुशल और निपुण गृह प्रबंधक को न केवल समय मानक तैयार करना आना चाहिए बल्कि उसे घरेलू क्रियाओं को संपन्न हेतु उसका क्रम भी निर्धारित करना अच्छे से आना चाहिए। क्रम निर्धारण करने से क्या होता है, कार्य सरलता से हो जाता है और इंसान को थकान भी नहीं लगती है। तो समय क्रम का क्या बेनिफिट है, इसमें इंसान को थकान नहीं आती है। देखिए, क्रियाओं का क्रम, जो क्रियाएं हमें करनी है, जो भी कार्य करनी है, उसका क्रम निर्धारित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कार्य बिना थके, मानसिक तनाव के संपन्न किए जाए। दूसरा हमें क्या पॉइंट याद रखना है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्ति की रुचि, दक्षता, कार्य कुशलता आदि की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा है, कार्यों का आपस में संबंध होना चाहिए। कार्य जो हो उनका संबंध होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति परिवार को कार्य करने हेतु समय का विभाजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय का क्रम करते समय इस बात का ध्यान रखें, जैसे व्यक्तिगत कार्य। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफलता और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, इसलिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। परंतु सफलता उन्हीं व्यक्तियों की चरण चूमती है जो समय का सदुपयोग अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख के करते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल कार्य जो होते हैं। दूसरा कार्य पारिवारिक कार्य। दूसरा कार्य कौन सा है, पारिवारिक कार्य, फैमिली का कार्य।
परिवार में रह के व्यक्ति को न केवल अपनी उन्नति और विकास के बारे में सोचना होता है, बल्कि परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से प्रयत्न भी करना होता है। जैसे भोजन व्यवस्था, घर की सफाई, नवजात शिशुओं की देखभाल, बड़े बालकों की देखरेख, शिक्षा दीक्षा, बुजुर्गों की सेवा, वस्त्रों की स्वच्छता, शैक्षिक काम, मकान बनवाना, ये सब क्या है, पारिवारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा आता है दैनिक कार्य। कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नित्य प्रति करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे प्रातः सो के उठने के बाद बिस्तर झाड़ना, समेटना, नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, बर्तन मांजना, भोजन पकाना, ये सब दैनिक कार्य में आते हैं। फिर हमारे कौन से होते हैं, साप्ताहिक कार्य। तो ये कार्य सप्ताह में एक बार किए जाते हैं, जैसे कमरे की छत, दीवारों की से मकड़ियाँ साफ़ करना, धूल झाड़न साफ़ करना, अलमारी साफ़ करना, रैकों से सफाई करना, विशिष्ट वस्तुओं की देखभाल करना, घर की सजावट करना, बाजार से कुछ सामान खरीद के लाना, ये सब सप्ताह में एक बार किए जाते हैं। मौसम के अनुसार या वार्षिक कार्य, जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश हो गई, घर में पानी भर गया, तो उसकी सफाई करना, पापड़ बनाना, जैसे होली में बनाया जाता है, नींबू का अचार बनाना, ये सब, गेहूँ दाल, इन सबको सुखाना, ये सब हमारे मौसम और वार्षिक कार्य हो गए। फिर हमारा अस्माकिक कार्य, देखिए क्या होता है, प्रत्येक काम पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जैसे दुर्घटना होने पर रोगी को अस्पताल पहुंचाना, रोगी की सेवा करना, मेहमान आने पर तुरंत उनका स्वागत करना, जल्दी से सामान के लिए लाना, खाना बनाना, ये क्या है, अस्माकिक कार्य है। तो कुछ कार्यों के क्रम होते हैं। फिर आता है हमारा अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त कार्यभार क्या होता है, प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध समय 24 घंटे में से एक समय ऐसा होता है जब गृहिणी को एक साथ अधिक कार्य करने पड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, शिखर का समय। अगर पूछा जाए किसको शिखर का समय कहते हैं, तो शिखर का समय किसे कहते हैं, अतिरिक्त कार्यभार को। तो प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध समय 24 घंटे में से एक समय ऐसा होता है जब गृहिणी को एक साथ अधिक कार्य करने पड़ते हैं। इसे शिखर समय भी कहते हैं, क्योंकि उस सीमित समय में ही गृहिणी को एक के बाद एक करके अनेक कार्य निपटाने होते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि व्यक्ति को एक कार्य छोड़ा दूसरा कार्य छोड़ा तीसरा करना पड़ता है। ये समय सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि को भी हो सकता है। सुबह को इतनी हड़बड़ हो कि बच्चों को स्कूल जाना है, टिफ़िन बनाना, कपड़े धुलना, सुबह ही सब काम हो रहा है, फिर बाद में जब बच्चे चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर सन्नाटा हो गया वो। तो ये समय आपका सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, रात्रि का भी हो सकता है। अतिरिक्त कार्यभार का समय मुख्यतः परिवार के रहन सहन की आदत, कार्यशैली, जीवन शैली, काम की आदत, व्यवसाय पर निर्भर करता है। देखिए अतिरिक्त कार्यभार होता क्या है, तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित समय में, जब एक निश्चित समय, एक हमारा निश्चित समय है, एक हमारा फिक्स समय है, ठीक है। एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना, एक फिक्स टाइम है, उसी टाइम में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करना, ये क्या कहलाता है, अत्यधिक कार्यभार, बहुत कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार का समय दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है रोज़ हमें कोई टाइम हो, सुबह शाम रात में, जहाँ बहुत मतलब उस टाइम बहुत कार्य होता हो, या साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, ये हमारा वार्षिक भी हो सकता है। अलग अलग परिवारों में अत्यधिक कार्यभार का समय भिन्न भिन्न होता है। फिर हमारा क्या आता है, कार्यवक्र क्या होता है। देखिए कार्यवक्र वह वक्र होता है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। कार्यवक्र में क्या होता है कि कार्यवक्र वह वक्र है जिसमें किसी भी परिवार, कोई फैमिली है, उसमें प्रतिदिन क्या कार्य किया, उसका कार्य का क्या भार था, उसके वितरण की जानकारी मिलती है। कार्यवक्र को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की ज़्यादा अधिकता है और किस समय कम है, उसकी कार्य क्षमता किस समय अधिक होती है, कब घटती है, कब बढ़ती है। इतना ही नहीं, कार्यवक्र से पारिवारिक जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार का भी अध्ययन किया जा सकता है।
जैसे कि आपका ऐसे है, यहाँ आपका मॉर्निंग है, या आपका आफ्टरनून है, या आपका इवनिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ हमारा सुबह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हमारा ऐसे करके गया, कम हुआ, शाम से होते थे कम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये कम हुआ, और ये क्या घट रहा है। तो ये हुआ कार्य का वक्र। ऐसे बताना। जीवन चक्र क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल। तो देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्य वक्र भिन्न भिन्न होता है। पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में गृहिणी का कार्य भार हल्का होता है। जो गृहिणी होती है उसका कार्यभार हल्का होता है, क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी ही होते हैं। उनके पास समय मांग की अधिकता नहीं होती है, कि समय की मांग की अधिकता नहीं होती है, और समय विस्थापन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर पारिवारिक चक्र की जो सेकंड स्टेज होती है, जिसे हम विस्तार अवस्था कहते हैं, इसमें गृहिणी का कार्यभार सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, बच्चों का आगमन हो जाता है। नवजात छोटे बच्चों के लालन पालन देखभाल में बहुत समय लग जाता है। आप देखोगे नवजात शिशु जब होता है तो उसके तो कपड़े बदलने और शिशु पॉटी में कितना टाइम लग जाता है। माँ सोचती है कि बस सो जाए, कैसे भी टाइम मिल जाए। फिर स्कूल जाने लगता है तो उसको भेजो, फिर आए उसके कपड़े धुलो, उसको नाश्ता खिलाओ, भेजो तो आए तो उसको खाना खिलाओ। मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तभी तो जो मैरिड स्टूडेंट है वो पूछ रहे टीजीटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बच्चे उनके टाइम ही नहीं देते। फिर आता है पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था कौन सी है, संकुचित अवस्था है। तो इस अवस्था में क्या होती है कि गृहिणी का कार्यभार थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। देखिए सबसे मेन बात है, जो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जब माँ पे डिपेंड रहते हैं हर चीज़ के लिए, तब बहुत दिक्कत होती है। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी, संकुचित अवस्था है। इस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर घर की जिम्मेदारी को समझने लगते हैं और कई घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने में अपना सहयोग देने लगते हैं। जैसे चाय बना लाए, पानी दे दिया, कोई आ गया, कपड़े उठा लाए। अब ये योजना बनाने और क्रियान्वयन करने, उनका मूल्यांकन करने में क्या करने लगते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं। और पारिवारिक जीवन चक्र की जो चौथी और पांचवी अवस्था में गृहिणी का कार्यभार बिल्कुल ही कम हो जाता है। जो चौथी और पांचवी अवस्था होती है उसमें जो गृहिणी है उसका कार्यभार बिल्कुल कम हो जाता है। उनके बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व एक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। बच्चे अपना उत्तरदायित्व स्वयं निभाने लगते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वे या तो लड़का है तो बहू आ जाएगी, लड़की है तो दूसरे घर चली जाएगी। तो ये आपका है, जैसे बता दें आपको, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है, ये आपकी विस्तार अवस्था है, ये आपकी संकुचित है, और ये सेवानिवृत्ति अवस्था है। तो क्या होगा, जो ये समय भार है इसमें क्या, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा कम होगा कार्य, पर जो आपकी विस्तार अवस्था उसमें बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, संकुचित अवस्था में थोड़ा घटने लगेगा, और सेनावस्थी अवस्था में बिल्कुल घट जाएगा। ये है समय वक्र। फिर हमारा विश्राम काल आ जाता है, रेस्ट पीरियड आता है। विश्राम काल क्या होता है, देखिए विश्राम काल से तात्पर्य कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना है। विश्राम क्यों कहते हैं, रेस्ट क्यों कहते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा नहीं, काम कर लिया तो लगता है पढ़ाई कर ली, ज़्यादा पढ़ ली, फिर थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर काम करेंगे अच्छे से होगा। तो क्या होगा, विश्राम काल से तात्पर्य ये है कि कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना, शरीर और दिमाग को पूरा आराम देना होता है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि आप अपना काम करना ही नहीं है, आपको अपना काम करना ही नहीं है। काम को कुछ समय के लिए छोड़कर थोड़ी देर विश्राम करने से कार्यकर्ता यानी गृहिणी को खोई हुई शक्ति और जो स्फूर्ति है वो वापस मिल जाती है। बस इसका यही फैक्ट है और कुछ नहीं है। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य, कार्य क्षमता व कुशलता पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और कार्य करने की रुचि पुनः उत्पन्न हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है।
आपका आता है विश्राम काल की अवधि और आवृत्ति। विश्राम काल की अवधि क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है, इसको भी पढ़ ले। इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस मानक क्या होता है ये सब पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। विश्राम काल की अवधि क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के विश्राम काल व्यतीत करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई लेट जाता है, कोई गाना सुन के विश्राम करता है, सबके अपने अपने। कुछ लेट के, कुछ आराम कुर्सी पर आंखें मूंद करके कुछ करता है, कुछ लोग हाथ पैर फैला के विश्राम करते हैं, कुछ लोग उपन्यास देखते हैं, कोई टेलीविज़न देखता है, कुछ लोग इंटरेस्टिंग काम करते हैं जो उनको पसंद है। तो सबका अपना विश्राम करने का, रेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। विश्राम का निम्न तरीके से किए जाते हैं। पहला कार्य है इसमें जो तरीका है वो बोल रहे हैं कि भारी और थका देने वाले कार्य के उपरांत आराम से लेट जाने पर थकान मिट जाती है। बिल्कुल, अगर बहुत कार्य कर लिया, अगर हमें रेस्ट मिल जाता है तो ऐसे करते हैं, लोग सांसें भरते हैं और कहते हैं चलो आराम मिला। भारी कार्य करने के तुरंत उपरांत कार्य का समय का 57% विश्राम अवश्य करना चाहिए, तभी खोई हुई शक्ति और ताजगी वापस आती है। अगर लेटने की व्यवस्था नहीं है तो आराम से हाथ पैर को फैलाकर बैठने से विभिन्न अंगों को पूरा आराम मिलता है, थकावट दूर हो जाती है और आराम से लेटना विश्राम का अच्छा साधन है। दूसरा क्या है, मानसिक काम करने के बाद जब भी हम मानसिक कार्य करें, मानसिक कार्य करने के बाद 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम जरूर करना चाहिए। मानसिक कार्य कर रहे हैं उसमें 40 मिनट के बाद आप 2 मिनट का विश्राम करो, रेस्ट करो, तभी कार्य करो। तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि थकान का अनुभव होने पर कार्य की प्रकृति बदल देना चाहिए, हल्का व रुचि कर कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, शरीर में ताजगी आएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको थकान हो रही है तो कार्य की जो नेचर है, प्रकृति, उसको बदल दो, हल्का व रुचिकर कार्य करो, जिससे शरीर में ताजगी आएगी, स्फूर्ति आएगी। फिर 4th पॉइंट ये कहते हैं आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठने या लेटने के बाद टांगों के नीचे तकिया लगा देने से भी क्या होता है, अधिक आराम मिलता है हमको। 5th पॉइंट ये कह रहे हैं विश्राम हेतु ठंडा, शांत, हवादार, थोड़ा अंधकार युक्त कमरा उपयुक्त रहता है। अगर आपको विश्राम करना है तो ठंडा, शांत और आपका हवादार, थोड़ा अंधकार युक्त कमरा होगा, वो उपयुक्त रहेगा। फिर 6th पॉइंट ये कहते हैं जो शरीर की पोस्चर होता है, शरीर का पोस्चर जो है उसको बदल देने से भी आराम मिलता है। जैसे बैठ कर कार्य करने की अपेक्षा खड़े होकर कार्य करो, शारीरिक कार्य करने के बाद मानसिक कार्य करें। देखिए, विश्राम काल कार्य उत्पादन क्षमता के उच्चतम बिंदु पर पहुंचाने के थोड़ी देर बाद ही प्रारंभ कर देना चाहिए, अन्यथा शीघ्रता से थकान नहीं मिटती है। कार्य क्षमता पूरा लौटाने में क्या लगता है, काफ़ी समय लगता है। यदि व्यक्ति को बीच में ही आराम मिल जाता है तो फिर उसमें नई ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और नई स्फूर्ति से कार्य करने लगता है। आपने देखा होगा कि औद्योगिक और निजी संस्थानों में, सरकारी कार्यालयों में इन्हीं कारणों से मध्यांतर भोजन अवकाश यानी 30 से 45, आपको 30 से लेकर 45 मिनट का और श्रमिकों और कर्मचारियों को दिया जाता है। जो श्रमिक हैं, उन्हें कर्मचारी हैं वहाँ के, उनको दिया जाता है शारीरिक और मानसिक थकावट दूर करके ताजगी प्राप्त करें और नई स्फूर्ति लेकर फिर से आ जाए। तो ये विश्राम काल। तो इसी के साथ आज का समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व कौन कौन से, समय मूल्य, समय मानक, समय क्रम, अतिरिक्त कार्यभार, कार्य वक्र, जीवन चक्र, विश्राम काल, ये है। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। कल टाइम ही चलेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। इसकी अगर वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मिल जाएगी।